हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2024-25 की प्रथम आवधिक परीक्षा PT1 एग्ज़ाम का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। और सबसे पहले है खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अपठित गद्यांश दिया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखने हैं। तो महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं लेती हैं और परिवार व समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेत में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा। ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। महिलाओं की उन्नति के लिए गांव में कार्य किया जाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के इस वर्तमान दौर में महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई, अपितु समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने प्रारंभ हो गए हैं। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, शिक्षा हो या रोजगार हो। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं जैसे लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान आदि योजनाओं की शुरुआत की है। अब प्रश्नों पर आते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि ग्रामीण महिलाओं को किस दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। तो ग्रामीण महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। ख विकल्प सही है। महिलाओं की उन्नति के लिए अब कहाँ कार्य किए जाने चाहिए? तो महिलाओं की उन्नति के लिए अभी गाँव में कार्य किए जाने चाहिए। इसमें भी ख विकल्प सही है। गद्यांश के आधार पर बताइए वर्तमान में महिलाएं किसके बल पर आगे बढ़ रही हैं। तो वर्तमान में महिलाएं स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं, वो आत्मनिर्भर बन गई हैं, अपने जीवन से जुड़े फैसले भी स्वयं लेती है, तो स्वयं के बल पर। गद्यांश के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। तो सरकार ने योजनाएं चलाई है लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान। तो लाडली, उड़ान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उपरोक्त सभी। घ विकल्प सही है। अब एक अपठित काव्यांश दिया है, पढ़ना है और फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। माना कि रंग है अपने देश में, है भेद बहुत रहन सहन भाषा वेश में, लेकिन सभी में अंत रंग ही विशेष है, मिले हुए हैं क्योंकि एक देश परिवेश है। देश के, प्रदेश के, परदेश के विचार का समय नहीं है मित्र आज, रंग सको किसी तरह तो प्रेम शांति रंग में रंगो। है कौन दूर कौन पास अपने देश में, है भारतीय आत्मा हर वेश में, प्रत्येक मुख से झलकता माँ का ही प्यार है, मध्यम चलने में देखिए अजब बहार है, रोध का विरोध का और प्रतिरोध का समय नहीं है मित्र आज, बुन सको किसी तरह तो शांति का वितान तुम बुनो। ठीक है, आज मनुष्य के पास किस बात के लिए समय नहीं है? देश परदेश के विषय में सोचने का, किसी बात का रोध प्रतिरोध करने का, स्वयं के विषय में सोचने का। विकल्प एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। एक तो रोध, प्रतिरोध, विरोध के बारे में सोचने का, किसी बात का रोध प्रतिरोध करने का, और एक समय नहीं है देश के, प्रदेश के और परदेश के विचार का। तो इसमें सही होगा घ विकल्प। कवि देशवासियों को किस रंग में रंगना चाहता है? प्रेम शांति नफरत, विविधता भाषा प्रेम और शांति के रंग में। का विकल्प सही है। हर भारतीय के मुख से क्या झलकता है? अपनी भाषा का प्यार, माँ का प्यार, प्रदेश का प्यार, अपनी माँ का प्यार। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, ये सही है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी सही है। रहन सहन खान पान वेश भूषा भिन्न भिन्न है, ये भी ठीक है। यहाँ विविधताओं की के बावजूद सबकी आत्मा अलग अलग है, ये गलत है। अलग अलग नहीं है, आत्मा एक है। घ विकल्प सही है। मतलब ये कथन सही नहीं है। अब व्यवहारिक व्याकरण, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। निम्न में से वाक्य रचना का कौन सा विकल्प गलत है? मिश्र वाक्य, आयुष ने सबको केक
तब बांटा जब काट लिया, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी, ये भी सही है। ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य, विकास के जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। घ विकल्प, निम्न में से वाक्य रचना का कौन सा विकल्प गलत नहीं है? गलत नहीं मतलब कौन सा विकल्प सही है? सरल वाक्य, पिज्ज़ा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, ठीक है, सरल है। संयुक्त, गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए, ये भी संयुक्त है। मिश्र वाक्य, जो ही भिखमंगा दिखा मधुसूदन को दया आ गई, ये भी मिश्र ही है, तो इसमें भी सभी सही है। घई विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। उसे सामान लाना था इसलिए बाजार गया, वाक्य सरल में रूपांतरण होगा। इसका सरल वाक्य क्या होगा? उसे बाजार जाना था, उसे सामान लाना था इसलिए बाजार गया। बाजार जाते ही राम सामान लेकर घर आ गया, जब बाजार जाएगा तब सामान लाएगा, नहीं, वह सामान लाने के लिए बाजार गया। ग विकल्प सही है। फिर से 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, यही सही है। पहला विकल्प, बुलबुल द्वारा, के द्वारा से जब भी आता है वो कभी भी कर्तृवाच्य नहीं होता, कर्म या भाववाच्य होगा, वो फिर हम क्रिया देखते हैं। पाठकों के द्वारा, ये भी गलत है। दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, ये भी गलत है। तो इसमें पहला विकल्प सही है। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, ये कर्तृवाच्य है। आगे निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य है। इतनी सर्दी में कैसे जा सकते हैं? नहीं, वह अब क्या अब चलें? दर्द के कारण वह चल नहीं सकती, अगर होता उससे चला नहीं जाता तो ये सही होता। वह चल नहीं सकती नहीं, इसमें अकर्मक क्रिया होनी चाहिए जो भाववाच्य होता है। आगे बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जाता, ये सही है। उससे, उसके द्वारा, जब इस तरह के शब्द आते हैं तो उसमें भाव या कर्मवाच्य होता है, और क्योंकि अकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। घ विकल्प, भाई साहब ने पतंग दी, इस वाक्य का सही कर्मवाच्य है। भाई साहब के द्वारा पतंग दी गई, यही सही है। भाई साहब द्वारा, भाई साहब पतंग देंगे, भाई साहब के द्वारा कल पतंग, नहीं, वो उसमें जो सेंस है वो चेंज हो गई है। ये बिल्कुल वही है, भाई साहब के द्वारा पतंग दी गई, ठीक है, से या के द्वारा, और ये क्योंकि सकर्मक क्रिया है इसलिए कर्मवाच्य होगा। का विकल्प सही है। अब है पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश आपको दिया है, पढ़कर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे मिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रही थी। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है? अश्विन, कार्तिक, फागुन, माघ। शायद अश्विन नहीं आया है, फागुन तो आया है, माघ भी यहाँ पर था, और कार्तिक या कार्तिक, अश्विन नहीं आया। का विकल्प सही है। आगे है, बाल गोविंद भगत गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते। इससे आप क्या समझते हैं? जाने के कारण कांपने लगते, संगीत के आनंद में डूब जाते। ख विकल्प सही है। बाल गोविंद के विषय में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? वह सवेरे जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे। गांव के बाहर पोखर में ऊंचे मिंडे पर बैठकर कबीर के पद गाते थे। बहुत अधिक सर्दी में उनकी उंगलियां खंजड़ी पर चल नहीं पाती थी, ये सही नहीं है। दूर जाते थे, ये भी ठीक है, कबीर के पद गाते थे।
पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते थे। ये भी सही है, इसमें ग विकल्प सही होगा। पूरब में लोही लग गई थी, वाक्य का क्या अर्थ है? पूरब में सूरज पूरा निकल गया था, पूरब दिशा में चांद खूब चमक रहा था, शुक्र तारे की चमक पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा छा गई थी। घ विकल्प सही है। अब पद्यांश दिया है, पढ़ना है और वही उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, सुनी देखी सुनी न करी, यह लो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। पहला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण को किसके समान कहा है? उद्धव हारिल पक्षी के समान, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ख विकल्प सही है ना, ठीक है। गोपियाँ सोते जागते किसका ध्यान करती है? श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण का। निम्नलिखित में से निसी शब्द का कौन सा निसी शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? निशा मतलब रात्रि, निसी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो हरि हारिल 2 बार आया है, अनुप्रास अलंकार। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से वर्णनात्मक प्रश्न है। पहले है ये 3 प्रश्न हैं 2 नंबर के। यदि हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस प्रकार का भाव आता? इनके लिखे हुए उत्तर देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यदि हालदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनका यह भाव विश्वास में बदल जाता कि वर्तमान समय में लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना नहीं रही। अगला प्रश्न है, बालगोविंद भगत के संगीत को होना चाहिए को जादू क्यों कहा गया है? बालगोविंद भगत के संगीत को जादू कहा गया है क्योंकि उनका संगीत सुनकर हर उम्र के लोग मुग्ध हो जाते थे। उनके भक्ति गीतों के सुर से बच्चे झूमने उठते थे और औरतों के होंठ कांपने लगते थे और वे भी गुनगुनाने लग जाती। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते और रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती। पूरे वातावरण में एक जादू सा छा जाता था। बालगोविंद भगत के संगीत का यह असर खेतों में काम कर रहे लोगों पर भी पड़ता था। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर चला जा रहा हो ऐसा लगता था। ये लेंदी आंसर है, 2 मार्क में, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, भगत जी की पतोहू किन कारण से अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं हुई? तो भगत जी की पतोहू अपने पति के घर रहकर अपने पति के घर रहकर अपने ससुर का ध्यान रखना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह अपने भाई के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। गोपियों के मुताबिक ऐसे लोगों के मन एक जगह पर नहीं रहते और चक्री की तरह भटकते रहते हैं। गोपियों का मानना है कि जिन लोगों के मन प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हैं उनके लिए योग शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के व्यंग्यमय शब्दों से परशुराम के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं अभिव्यक्त हुई है? तो लक्ष्मण के व्यंग्यमय शब्दों से परशुराम के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं व्यक्त हुई है कि वो क्रोधी थे, महान योद्धा थे और विश्वविदित क्षत्रिय थे। आगे है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है ये। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलेनाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में बहुत आनंद मिलता है। जब उसे साथियों की टोली दिखती है तो वे खेलते कूदते दिखते हैं, उसके मित्र भोलेनाथ के साथी, तो वे गुरुजी की डांट फटकार और अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं रही। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह फिर से अपनी दोस्तों की
मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था और माताजी उसे किस प्रकार भोजन खिलाया करती थी, स्पष्ट कीजिए। तो भोलेनाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलेनाथ की माँ के अनुसार माँ के हाथ से ही बच्चा पेट भर खाता है। वह अलग अलग पक्षियों के नाम लेकर दही चावल से पक्षियों की आकृति बनाकर बड़े बड़े कोर को भोलेनाथ के मुंह में डालती और बोलती, जल्दी खा ले नहीं तो यह पक्षी उड़ जाएंगे। और भोलेनाथ पक्षियों के उड़ने से पहले खाना खा लेता था। चलिए अब आगे है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। जंक फूड, संकेत बिंदु आपको बताना है जंक फूड क्या होता है, युवा पीढ़ी और जंक फूड खाने के दुष्परिणाम, या फिर आप इंटरनेट की दुनिया के बारे में अनुच्छेद लिख सकते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। संकेत बिंदु है, इंटरनेट का तात्पर्य क्या है, सूचना का प्रमुख साधन ये है, इसके क्या लाभ और हानियाँ हैं। या फिर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप लिख सकते हैं। कैसे इसका आरंभ हुआ, क्या उद्देश्य है, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने कैसे इसमें सहयोग दिया, जनसाधारण को प्रेरित करना, वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ावा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 10वीं कक्षा हिंदी का एक प्रश्न पत्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।